नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सब से अलग, उन सब से एकदम उलट एक एग्जिट पोल आया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह भी बताने जा रहे हैं कि इस एग्जिट पोल के बारे में कोई और दूसरा आपको नहीं बताएगा, क्योंकि यह एग्जिट पोल मार्केट में, एग्जिट पोल के मार्केट में है ही नहीं। यह इंटरनल एग्जिट पोल है। यह एग्जिट पोल आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के लिए काम करने वाले जो विचारक हैं उन लोगों ने मिलकर किया है। इस एग्जिट पोल के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं भारत के मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स, जो आरएसएस विचारक भी हैं। हम इनसे चीज़ों को समझेंगे, मुद्दों को समझेंगे और इस एग्जिट पोल, इस सर्वे के बारे में भी समझेंगे। तो यह जो एग्जिट पोल है वो किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है, यह बताइए। सबसे पहले हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं। देखिए, ये जो मतदान हुआ है इसमें बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत ही बता रहा है कि इस बार लहर है। लहर किसी पार्टी की हो या न हो, जनता की लहर है। जनता बड़े पैमाने पर घर से बाहर गए हैं और बाहर जाके मतदान किए हैं। इस बार यूथ भी किए हैं, महिलाएं भी काफ़ी निकल के किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में 65% जो मतदान महिलाओं का है। तो आप समझ लीजिए कि 65% महिलाएं घर से बाहर निकल के मतदान दी हैं। तो इसका प्रभाव भी रिजल्ट पे पड़ रहा है और इससे आप अनुमान लगा भी सकते हैं। हम एकदम, मेरी भी क्यूरियोसिटी जो है वो रुक नहीं रही है कि ये जो इंटरनल सर्वे, किस पार्टी को एनडीए में कितनी सीटें मिल रही हैं। जी देखिए, इससे पहले एक हम और डाटा देना चाहते हैं कि प्रायः माना जाता है कि जब मत प्रतिशत बढ़ता है, नहीं पहले यही बता दीजिए, उसके बाद वो डेटा दीजिएगा, क्योंकि बड़ी उत्सुकता है। देखिए, तो इस बार जो इलेक्शन हुआ है 2025 में, इस बार बहुमत में तो एनडीए ही है। इस बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, जो 2020 की तुलना में। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जदयू होगी। अच्छा, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी जदयू होगी। तो देखिए, यहीं पर एक सबसे बड़ा जो ये इंटरनल सर्वे है, ये सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे अब तक, वो एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होगी। लेकिन यह सर्वे, यह एग्जिट पोल कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी होगी। कितनी सीटें आएंगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एनडीए में तो होगी ही, सभी में भी, महागठबंधन में भी कोई ऐसा नहीं रहेगा। पिछली बार जदयू को कितनी सीटें आ रही हैं? जदयू को 80 ± 80 सीटें आएंगी। और बीजेपी को? बीजेपी को 70 से 73 ± 73। बीजेपी को 70 से 73 जी। और जनता दल यूनाइटेड को 80 सीटें आएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है? जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। एनडीए को लीड करने भी जा रही है। और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, इसमें मतलब जदयू 80, जी, बीजेपी 70 से 73 और उसके बाद एनडीए में जो निराशाजनक आंकड़े आए हैं वो लोजपा आर के लिए आए हैं। लोजपा आर को संभवतः 6 से 7 सीटें मिलेंगी। हालांकि उनके चिराग पासवान को मात्र 6 से 7, जी 6 से 7 सीटें मिलेंगी। 29 सीटों पर लड़कर मात्र 6 से 7 सीटें आएंगी। और एक तरीके से आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट की जहां तक बात होगी, उसमें हम पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी का, वो 6 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जबकि वो 3 से 4 सीटों पे स्पष्ट तौर पे चुनाव जीत रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें तक जीत रही है। जी। और चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 से 7 सीटें जी। चिराग पासवान में एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार तो बैठ गया था या उनका नामांकन रद्द हो गया था, तो 28 उम्मीदवार उनके हैं। और दूसरी, एनडीए के भीतर अगर निराशाजनक आंकड़े होंगे तो आरएलएम के लिए होगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए होगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए होगा। वो भी 6 सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो 0 से 2, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि खाता भी न खुल पाए उपेंद्र कुशवाहा की, या फिर 1 या 2 सीटें, 1 या 2 तक सीटें आ सकती हैं। महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी और किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी? महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो 90 से 95 होगा इस चुनाव में। यानी महागठबंधन सब आरजेडी अपने सभी सहयोगी पार्टियों के साथ मिल करके भी वो 100 क्रॉस नहीं कर पाएगी। 100 क्रॉस नहीं जी, शतक लगाने से पीछे छूट जाएगी। 3 अंकों का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, नहीं छू पाएगी, जिसमें से स्वाभाविक है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, लेकिन वो 58 से 63 सीटें
मात्र जी इसी के बीच वो रह पाए। राष्ट्रीय जनता दल मात्र 58 to 63 63 सीटें जी। जीतने की स्थिति में दिख रहा जी। है, और मतलब 60 के सीटों के पास सिमट जाना राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बुरी खबर है। जी बहुत बुरी खबर है। दूसरी बात है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पे लड़ी थी, 6 सीटों पे उनका फ्रेंडली फाइट भी था, 10 से शुरू किए थे, वो 4 जगह अपने उम्मीदवार को वापस ले लिए थे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि 61 कितने सीटों पर लड़ी थी, 61 पे लड़ी थी, 61 पे लड़ी थी, लेकिन 2 जगह 61 में से 2 जगह उम्मीदवार उन्होंने वापस नहीं, जहाँ पे फ्रेंडली फाइट था, जैसे कि एक वारशलीगंज में फ्रेंडली फाइट था, वहाँ वो उम्मीदवार वापस ले लिए थे। लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला थी, कहलगांव में भी लिया था वापस। जी कहलगांव में भी लिए थे, और यहाँ पे वारशलीगंज में लिए थे। कहलगांव में वापस नहीं लिया, नहीं वारशलीगंज में लिए थे, जहाँ पे वारशलीगंज में लिया जहाँ अशोक महतो आरजेडी के हैं, हाँ। वहाँ पे मंटन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको वापस ले लिया गया था। हाँ। और लालगंज में लिए थे, जहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार शिवानी शुक्ला हैं, तो वहाँ पे वापस ले लिए थे। तो 61 सीटें था, और फ्रेंडली फाइट वाली जो सीटें हैं, जाहिर है उसमें तो एनडीए ही आगे बढ़ पाएगी। अगर आप लालगंज, कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस को कुल 10 से 13 सीटें आ रही हैं। 10 से 13 सीटें। हाँ, पिछली बार 70 में वो 19 सीट आए थे उनका, लेकिन इस बार 10 से 13 सीटें आई हैं। इनका अपना कारण भी है, एक आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी को लेकर के वोट ट्रांसफर होने में काफ़ी परेशानी आई जी। कांग्रेस पार्टी को सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल का भी वोट ट्रांसफर उस अनुपात में नहीं हो पाया जी। एनडीए अब ये एक गठबंधन में रह करके कांग्रेस अकेली लड़ाई लड़ी है। गठबंधन में एक पार्टी का दूसरे पार्टियों में वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति चिंताजनक कांग्रेस के लिए है। जैसे वहाँ पे लोजपा आर के लिए चिंताजनक है एनडीए में, यहाँ पे कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। आरजेडी के लिए भी बहुत चिंताजनक है। आरजेडी के लिए भी चिंताजनक है। आरजेडी भी पिछली बार की तुलना में काफ़ी पीछे 73 आया था। तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो इनके बीच इस बार बहुत कमजोर अंडरस्टैंडिंग रही जी महागठबंधन के दलों के बीच जी। और दूसरी बात है कि जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, सीपीआई-एम, माले को कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, सीपीआई-एमएल को सबसे अधिक सीटें आएंगी, 8 से 10 सीटें आएंगी उनको। सीपीआई को 0 से 2 और सीपीआई-एम को 1 से 3 सीटें आएंगी। तो लेफ्ट पार्टियां पिछली बार उनको 12 सीटें आई थी पिछली बार। तो पिछली बार की तुलना में इस बार उनका प्रदर्शन भी उस तरीके से नहीं रह पाएगा। और मेन जो वीआईपी पार्टी है, जिनको 18 सीटें मिली थी, जिनमें गौरावराम के उम्मीदवार संतोष सहनी को वो वापस कर लिए थे, तो वीआईपी को अफजल अली वहाँ जी अफजल अली आरजेडी के कैंडिडेट हो गए थे, महागठबंधन के कैंडिडेट। जी हाँ। पहले उनको पार्टी से निकाला जी, बाद में संतोष सहनी को वापस ले लिया मुकेश सहनी ने जी, और अफजल अली को ही समर्थन दे दिया जी। तो वीआईपी पार्टी इस बार 3 से 5 सीटें आएंगी। 3 से 5 सीटें आएंगी। 3 से 5 सीटें उनको आ जाएंगी। और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, वो उनका जो प्रदर्शन है सीटों के हिसाब से पिछली बार की तुलना में कम होगा। पिछली बार की तुलना में इस बार उनको 0 से 3 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब पिछली बार 5 आए थे, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। पिछली बार वो लगभग 11% उनको वोट आया था, मुस्लिम आबादी का 11% आया था। इस बार कई सीटों पे मुस्लिम वोटों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। मगध में भी वो इमामगंज में हैं, उनके उम्मीदवार खड़ा थे। तो जहाँ जहाँ ओवैसी की पार्टी आई है, वहाँ मुस्लिम में उससे मारी लगाई है। उसका अनुपात हर सीटों पे अलग है। सीमांचल में जो दूसरे फेज़ में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें अगर आप ढूंढेंगे कि एक्स फैक्टर क्या है, तो एआईएमआईएम ही है। ओवैसी की पार्टी है जो मुसलमानों में एक अच्छी खासी सेंधमारी की है, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, पिछली बार उनको 5 सीटें आई थी, 5 में से 4 सीटें आरजेडी ने तोड़ ली थी। तो जो छोटी पार्टियां होती हैं, जिन पे 2, 4, 5 विधायक होते हैं, उनके तो विधायकों को रिजल्ट के बाद भी ऑपरेशन करके तोड़ा जाता है, लेकिन उनका असली मूल्यांकन तब होता है जब वो किसी भी बड़े पार्टी को कितना हरा पाएँ। यानी ओवैसी का जो आने वाले 5 सालों तक मूल्यांकन इस बात से होगा कि वो आरजेडी को या महागठबंधन को कितनी सीटें हरा पाई हैं। तो इस लिहाज से देखेंगे तो वो उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अभी जब आप बोल रहे थे तो मैं बार बार आपके आंकड़े देख रहा था कि इसमें जन स्वराज का कहाँ पर जिक्र है। इसमें जन स्वराज का जिक्र नहीं है, क्योंकि जन स्वराज के बारे में हमने पहले भी साझा किया था। ऐसे तो बहुत सारे सर्वे में उनको 0 से 5 सीट दी गई है, क्योंकि वो 243 पे लड़े हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके, आपका सर्वे क्या कहता है? उनमें उनको 0 सीटें ही मिलेंगी। 0 सीटें मिलेंगी।
और वो 4 से 5 जगह वोट प्रतिशत कितना मिल सकता है? जी, वोट प्रतिशत उनको 4% के आसपास, 4% आसपास प्लस माइनस वो वोट प्रतिशत आएगा। और लगभग अगर 6% वोट आ जाता जी, तो वे मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाते बिहार जी में। जी, और नहीं तो मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बनने जा रहा है, और मान्यता प्राप्त पार्टी बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर जो नियम यह कहता है कि अगर किसी पार्टी को के 8 विधायक जीत कर आए या 6% वोट शेयर मिल जाए तो उसको राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी थोड़ी भी गुंजाइश है कि वो मान्यता प्राप्त पार्टी बन सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो 4-5 के बीच में ही रहेंगे, 6 नहीं पहुंच पाएंगे। और कुछ सीटें हैं, 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां उनके कारण मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, जैसे कि कुम्हरार है, जैसे कि जोकीहाट का सीट, जोकीहाट तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे हैं, आमने सामने लड़ाई तो हाँ जी हाँ, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे वो नंबर 2 या नंबर 3 पे रह सकते हैं, लेकिन वो सीटें निकाल पाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। इसीलिए इसमें कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि वो सीटें नहीं ला पा रहे हैं, 0 सीटें ला पा रहे हैं। और इसमें सबसे जो खास बात यह है कि महिला का वोट प्रतिशत बढ़ा है। देखिए, आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है वो 37% के आसपास रहा है। उनके घटक दलों में जो वोट प्रतिशत है 37% के आसपास है आधार वोट बैंक। उसके बाद वो जो जाति का समीकरण चला के चाहे जितना बढ़ा लें या तब उनकी सरकार बनेगी है या नहीं बनती है, लेकिन इस 37% महागठबंधन का आधार वोट बैंक है। 65% महिलाओं का मतदान हुआ है। इसका मतलब है कि महिलाएं जो वोट दी हैं वो इनके जो आधार वोट बैंक है वहाँ की महिलाएं भी वोट दी हैं। तो इसी से साफ होता है कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो एग्जिट पोल पे आप विश्वास कर सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। और इसमें सबसे बड़ा फायदा जदयू को होने वाला है। सबसे अधिक अगर स्ट्राइक रेट बढ़ेगी, जनता इस चुनाव में सबसे अधिक अगर किसी के पक्ष में मतदान की है तो जदयू के पक्ष में मतदान किया है, नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया है, और वो सबसे बड़ी पार्टी बन के इस चुनाव में उभरेगी। तो ये जो बहुत बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है इस चुनाव के बाद, 20 सालों से लगातार सत्ता, जीतन राम मांझी के थोड़े से पीरियड को छोड़ दें तो लगातार, और जीतन राम मांझी थे तभी भी नीतीश कुमार सुपर सीएम थे, तो मतलब कि कितनी ऐतिहासिक बात है कि 20 सालों से जो व्यक्ति किसी राज्य की सत्ता के शीर्ष में है वो व्यक्ति फिर से, जब उनकी उम्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब फिर से जनता ने उनमें भरोसा जताया। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत खास बात है कि 20 सालों से जिसकी सरकार है उसके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बनी थी आज से 4-5 महीने पहले। बहुत सारे भूमि विवाद के केस आए थे। आपको पता होगा कि बिहार में 30 दिन में 33 मर्डर हुआ था, लेकिन जब मतदान का समय आया तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गया। और उल्टे जैसे मीडिया में इनके तबीयत को लेकर, इनके स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चा चलाई गई, इनका जो आधार वोट बैंक है उनमें इनको लेकर के सहानुभूति हो गई। जो लौकुश समाज है, जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनमें इनको लेकर के एक संवेदना आ गई। वो ये चाहते हैं कि इस बार 2020 की तुलना में नीतीश कुमार को और सशक्त तरीके से हम मत प्रदान करें, उनको वोट प्रदान करें, ताकि उनकी एक सशक्त छवि उभरे। तो उनके जो समर्थक थे उनमें एक संवेदना आई है, सहानुभूति आई है, ये इनका फायदा हुआ है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो अभी जो महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं। देखिए, 10,000 रुपये तो महिलाओं को मिला, लेकिन उसके बाद 2 लाख रुपये मिलने का भी वादा था। तो बहुत सारे लोग जो इस बार आए हैं, आप देखेंगे कि मतदान के पहले बैंकों में काफ़ी भीड़ है। जो आम लोग हैं, जो खासकर श्रमिक वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बैंकों में भीड़ है, अपना पासबुक अपडेट करवा रहे हैं, अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो चाहते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे कि उनको 2 लाख रुपया न मिले, जो जीविका दीदी या जीविका समूह की ओर से मिलना था। तो वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि सरकार बनने के बाद हमारे खाते में 2 लाख रुपये आएँ। तो जो बाहर से जो प्रवासी आए हैं वो इसी कारण आए हैं कि वो अपने बैंक का काम कर सकें, अपना आधार कार्ड ठीक करवा सकें और वो मतदान दे सकें। तो जो एक्स फैक्टर है वो बाहर से आए जो प्रवासी हैं, जिसको लेकर के जल सुराज सहित कई पार्टियां अपना अपना उस पर दावा करती थी, वास्तव में नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो प्रवासी वोटर। तो देखिए, हमारे साथ देश के मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स ने जो खुलासा किया है, यह खुलासा पूरे बिहार को हिला देगा, क्योंकि इनका इंटरनल सर्वे कह रहा है
कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 80 सीटों के साथ बनने जा रही है, और जो कि कोई दूसरा एग्जिट पोल नहीं कह रहा था। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।